हेलो नमस्ते, मेरा नाम शशांक त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का 18वां वीडियो है। आज का हमारा शीर्षक है डेनोडेशन प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन, अनाच्छादन प्रक्रम, अपक्षय और अपर्दन। तो ये जो वीडियो में स्लाइड्स जो प्रस्तुत की गई हैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे पढ़ सकते हैं। तो जो आज हमारा जो टॉपिक है वो इस प्रकार का है कि हम लोगों ने अब तक उन घटनाओं, उन प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा है जिनके द्वारा पृथ्वी पर असंतुलन स्थापित होता है, असमतल स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। कैसे? हम लोगों ने टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ द्वारा हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे पर्वतों का निर्माण होता है, ज्वालामुखियाँ बनती हैं, भूकंप आते हैं, भ्रंश पढ़ा, फोर्ड पढ़ा, वलन। ये सारी ऐसी स्थलाकृतियाँ हैं जो असंतुलित होती हैं या असमतल होती हैं। कहीं पर ऊंचाई होती है तो कहीं पे खाई हो जाती है। तो इस कंडीशन के निवारण के लिए जो इस कंडीशन को निवारण के लिए मतलब इन जो असमतल स्थलाकृतियां हैं, जो पृथ्वी पर असमतलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसको समतल करने के लिए, उसे पेनी प्लेन बनाने के लिए, उसे प्लेन बनाने के लिए, उसे एक मैदान का रूप देने के लिए कुछ शक्तियाँ कार्यरत हो जाती हैं। उन शक्तियों को हम लोग डेनोडेशन प्रोसेस के रूप में जानते हैं, अनाच्छादन प्रक्रम के रूप में जानते हैं। ये सूर्य की ऊर्जा के द्वारा संचालित होती हैं। तो हम लोग अब ये पढ़ने वाले हैं कि सपोज लैंडफॉर्म का निर्माण हो गया। कौन से? टेक्टोनिक लैंडफॉर्म्स, लाइक माउंटेन्स, लाइक ओशन बेसिन, लाइक रिजेस, लाइक फाल्ट्स, लाइक फोर्ट्स। ठीक है ना, इनका निर्माण हो चुका है। अब इनके बाद क्या होगा कि इनको पेनी प्लेन बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके लिए अलग अलग किस्म के प्रक्रम कार्यरत होंगे, जैसे हवा के द्वारा, नदी के द्वारा, हिमानी के द्वारा। तो हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे और वो जो दोनों प्रक्रम होंगे वो वेदरिंग और इरोजन के द्वारा संचालित होंगे। तो आज हम लोग वेदरिंग और इरोजन को समझेंगे और जो मेन जो टॉपिक है वो डेनोडेशन प्रोसेस रहेगा, अनाच्छादन प्रक्रम। तो ये हो गया आपका जो है इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का। अब हम लोग डेनोडेशन प्रक्रम पे पहुंचते हैं। डेनोडेशन प्रक्रम क्या होता है? अनाच्छादन प्रक्रिया क्या होती है? असल में अनाच्छादन प्रक्रिया क्या होती है, यह करीब कई प्रक्रमों का एक संयुक्त रूप है जिसके द्वारा पृथ्वी को समतल बनाने की क्रियाएं दृष्टिगोचर होती हैं या क्रियान्वित होती हैं। अगर हम लोग विकिपीडिया के अनुसार जाएं तो इन जियोलॉजी, डेनोडेशन इन्वॉल्व्स द प्रोसेसेस दैट कॉज द wearing away of the earth's surface by moving water by ice, by wind and by waves, leading to a reduction in elevation and in relief of landforms and of landscapes। जैसा मैंने बोला कि क्या होगा, रिडक्शन इन द एलिवेशन, जो ऊंचाई है उसमें कमी आएगी। जब एलिवेशन में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है कोई पर्वत मैदान की बनने की ओर दृष्टिगोचर होगा। अगर हम लोग सरल भाषा में कहें तो हम लोग ये जानते हैं कि नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, है ना। तो नदियाँ बहुत सारा मलबा बहा के लेके आती हैं। अब वो मलबा पहाड़ों का होता है, चट्टानों का होता है उनकी। तो अगर हम लोग परमानेंट ये देखें कि उनकी जो मलबा है वो लगातार बहाया जा रहा है तो क्या होगा, पर्वत की ऊंचाई में कमी आएगी, जाहिर सी बात है। या फिर हम लोग रेगिस्तान की बात देखें या फिर अन्य जगहों की बात देखें, सपोज़ यहीं पे हम देखें अगर आंधी आती है तो बहुत सारी मिट्टी उड़ के यहाँ पर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं से वो उड़ के आई होगी और कहीं ना कहीं वो उड़ के जाएगी, तो बहुत सारा मलबा एक जगह से दूसरी तरफ चला जाएगा। तो जो ऊंचाई रिलीफ फीचर होगा वो संतुलन की स्थिति को प्राप्त करेगा, इक्विलिब्रियम प्राप्त करेगा। कैसे? अधिक ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की तरफ ही मलबा चलता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसके आधार पर ऊपर से चीज़ें नीचे ही आती हैं। तो ये अनाच्छादन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डेनोडेशन प्रोसेस। यह मैंने बोला कि कई प्रक्रमों का रूप है, कई प्रक्रमों का समूह है। तो उन प्रक्रमों के बारे में जान लेते हैं। डेनोडेशन का जो पहला प्रक्रम होता है वो वेदरिंग होता है, जिसे हम लोग अपक्षय बोलते हैं, जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा जो प्रोसेस होता है उसको मास वेस्टिंग बोलते हैं। इसे जो है द्रव्यमान क्षरण बोलते हैं या फिर मास मूवमेंट बोल सकते हैं, द्रव्यमान संचलन। और इरोजन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अपर्दन। तो आज हम लोग जानेंगे वेदरिंग और इरोजन के बारे में, और जो मास वेस्टिंग है इसे हम लोग अगले वीडियो के लिए छोड़ देंगे। तो अब आता है सवाल, वेदरिंग क्या होता है?
वेदरिंग का मतलब होता है जब चट्टानों का टुकड़ा, जब चट्टानें जहाँ पर हैं वहीं पर टूट जाएं। उदाहरण के तौर पे जब कई बार घर भी पुराने हो जाते हैं, वो उनकी दीवारें कहीं उड़ के चली नहीं जाती हैं, वो वहीं पर रहती हैं, लेकिन वो कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर होने के बाद उनमें भुरभुराहट हो जाती है, कई बार वो खुद ही टूट जाती हैं, कई बार हल्के से धक्के में वो गिर जाती हैं, टूट जाती हैं। तो उस क्रिया को बोलते हैं वेदरिंग। चट्टानों का कमज़ोर होना, उनका टूट जाना। वेदरिंग भी दो टाइप की होगी, या तो डिसइंटीग्रेशन होगा, या तो चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, या फिर डिकम्पोजिशन हो जाएगा, या तो उनका अपघटन हो जाएगा कि चट्टान का जो केमिकल फॉर्म है वो बदल जाए, है ना। तो वेदरिंग इस प्रकार से देखा जाए तो दो टाइप की होती है। पहली कैसे होगी, एक फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग, जिसके द्वारा इंटीग्रेशन हो जाएगा चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। और केमिकल वेदरिंग जिसमें हो जाएगा अपघटन हो जाएगा चट्टानों का। अपघटन का मतलब डिकम्पोजिशन हो जाए, उनकी केमिकल फॉर्म ही बदल जाए और वो कमज़ोर हो जाए। तो ये हो जाएगा दो टाइप का वेदरिंग। और तीसरा टाइप का वेदरिंग हो सकता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। कई बार हम लोग पेड़ देखते हैं, पेड़ की जड़ें जब पेड़ बड़े होते हैं तो पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं और वो चट्टानों को तोड़ देती हैं, है ना। तो वो भी एक टाइप का वेदरिंग का रूप हो जाएगा। वेदरिंग का मतलब ये है कि चट्टानों का अपने स्थान पर टूट जाना, उसको हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। और अगर हम लोग इरोजन की बात करें तो इरोजन का मतलब होता है चट्टान, जो टूटी हुई चट्टानें हैं, वेदर्ड रॉक्स हैं, टूटी हुई जो चट्टानें हैं, अपक्षयित चट्टानें जो हैं, उनका मूवमेंट हो जाए, वो ट्रांसपोर्टेशन हो जाए उनका एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब इसमें गति होती है, इरोजन उसे कहते हैं। वेदरिंग में गति नहीं होती है, चट्टानें वहाँ पे टूटती हैं और वहीं पे बनी रहती हैं, लेकिन इरोजन में जो टूटी चट्टानें हैं वो मूव कर जाती हैं। और कई बार इरोजन के जो तरीके होते हैं उनके द्वारा खुद ही वो चट्टानों को तोड़ते हैं और उसे बहा कर भी ले जाते हैं। तो ये दो प्रक्रम होते हैं, इरोजन और वेदरिंग। मास वेस्टिंग पे हम लोग अगले वीडियो में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। तो आप थोड़ा वेदरिंग को और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। वेदरिंग जो होती है, डिसइंटीग्रेशन प्लस डिकम्पोजिशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एट द अर्थ सरफेस by the action of rainwater, extremes of temperature and biological activities. It does not involve the removal of rock material. यह मूवमेंट नहीं शो करता है, हमेशा मैटर करता है वेदरिंग और इरोजन में। अगर अंतर की बात की जाए तो वेदरिंग मतलब चट्टानों का अपने स्थान पर टूट जाना, लेकिन इरोजन जो होता है अपरदन, उसमें चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना तो है ही, जो वेदर्ड रॉक है उनका मूवमेंट भी होता है। तो ये हो गया वेदरिंग। वेदरिंग को जैसा मैंने बताया तीन प्रकार की वेदरिंग होगी, एक मैकेनिकल वेदरिंग होगी, एक केमिकल वेदरिंग होगी, एक बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी। किस किस प्रकार से चट्टानें टूटेंगी इस बारे में हम लोग बात करते हैं। मैकेनिकल वेदरिंग में फ्रॉस्ट वेदरिंग एक महत्वपूर्ण वेदरिंग है। फ्रॉस्ट मतलब होता है तुषार, वेदरिंग मतलब अपक्षय, तुषार अपक्षय के बारे में बात करते हैं। कई बार क्या होता है, ठंडे इलाके होते हैं, चट्टानों के अंदर पानी मान लो बरसा या फिर कहीं से बह के आया और अंदर चला गया, जम गया, पहुंच गया अंदर, और ठंडक बढ़ गई रात को और वहीं पे वो जम गया। जब पानी जमता है तो करीब 9.2% उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। इस आयतन में वृद्धि का अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो करीब करीब 2000 psi का दबाव पड़ेगा उस चट्टान पे, और ग्रेनाइट को तोड़ने के लिए 580 psi पर्याप्त है। तो आप समझ सकते हैं कि ये फ्रॉस्ट वेदरिंग कितना महत्वपूर्ण कारक निभाता है चट्टानों को तोड़ने में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है कि जब पानी अंदर चला जाए और वो बर्फ़ बन जाए। थर्मल एक्सपेंशन एंड एक्सफोलिएशन। थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जब कोई चीज़ गर्म होती है वो फैलती है, ठंडी होने पर सिकुड़ती है। तो कई बार क्या होता है कि चट्टानें, धूप निकली दिन को और वो फैली, रात को ठंडक पड़ गई रेगिस्तान में और वो सिकुड़ गई, क्योंकि रेगिस्तान में जो है दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि सिकुड़ने और फैलने से चट्टानें कमजोरी हो जाती हैं, उनके जो बीच के जो क्रैक्स होते हैं वो क्रैक पड़ जाते हैं उनमें और वो टूट जाती हैं। तो एक थर्मल एक्सपेंशन होता है। उसी का एक रूप होता है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन को हम लोग अनियन वेदरिंग या प्याज नुमा अपक्षय भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कई बार क्या होता है कि चट्टानें हैं और चट्टानों की ऊपरी परत मान लो कमज़ोर हो गई, गर्मी मतलब एक्सपेंशन से और उनके फैलने और सिकुड़ने से, थर्मल एक्सपेंशन से
चट्टाने की जो ऊपरी परत थी वो कमज़ोर पड़ गई, तो ऊपरी परत जो है वो छिलके के रूप में बाहर निकल गई। फिर अंदर की परत जो थी वो बची, वो भी छिलके के रूप में बाहर निकलने लगी। इस प्रकार के आपको अपर्दन मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे, नर्मदा की जो घाटी है। तो ये एक्सफोलिएशन जो होता है ये कई बार उन इलाकों में होता है जहाँ पे गर्मी पड़ती है, उष्ण क्षेत्र होते हैं जहाँ पे दैनिक तापांतर अधिक होता है। तो ये उस थर्मल एक्सपेंशन का उदाहरण है एक्सफोलिएशन, काफ़ी एग्जाम में पूछ देते हैं। प्रेशर रिलीज, कई बार क्या होता है कि जब ऊपर वाली चट्टान निकल जाती है एक्सफोलिएशन से, तो नीचे वाली जो चट्टान, चूँकि जो नीचे वाली जो चट्टान थी उस पर जो ऊपर वाली चट्टान का प्रेशर था वो मुक्त हो जाएगा। तो जब प्रेशर रिलीज हो जाएगा चट्टान का तो चट्टान और फैलने लगेगी, तो इस फैलने से भी चट्टानें कमज़ोर होती हैं और टूटती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक्सफोलिएशन का ही रूप है, प्रेशर रिलीज। और आता है साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, इसको जो है हेलोक्लेस्टी बोलते हैं। हेलोक्लेस्टी का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है चट्टानों के अंदर समुद्र के किनारे, कई बार समुद्र किनारे क्या होता है कि समुद्री जो पानी होता है वो खारा होता है। अब समुद्री पानी अगर खारा है तो उस पर क्या होगा, उसमें नमक होगा। अब सपोज़ वहाँ पे जो किनारे चट्टानें थीं उन चट्टानों में लहर के द्वारा पानी भर गया। पानी भरने से क्या हुआ कि वो बाद में उनका जो है इवेपोरेशन हो गया, उसके अंदर नमक उसका रह गया। तो उस कंडीशन पे भी फिजिकल वेदरिंग हो जाती है और कुछ टाइप के छोटे छोटे फफोले जैसे पड़ जाते हैं, तो वो भी साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ या वेदरिंग बोलते हैं। तो ये फिजिकल वेदरिंग का एक उदाहरण है। अब आती केमिकल वेदरिंग। ये जितनी जो वेदरिंग है इनकी तस्वीर मैं अभी आपको दिखाऊंगा जिससे आप और क्लियर हो जाएंगे। डिसोल्यूशन आती है केमिकल वेदरिंग में। इसमें क्या होता है, पूरा कोई केमिकल हो और सपोज़ कोई भी मिनरल हो पानी में पूरी तरह से घुल जाए और वो बह जाएगा, जाहिर सी बात है, तो उसे डिसोल्यूशन बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि जब डिसोल्यूशन तो हो लेकिन पूरी तरह से ना हो, कुछ मटेरियल उसका घुल जाए पानी में और कुछ मटेरियल पानी के द्वारा उसकी जो मेन कंपोनेंट था वो बदल दे, ठीक है ना। ऐसा ओलिविन में होता है, ओलिविन में होता है जो एक टाइप का मिनरल है चट्टान का, तो इसे हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। कार्बोनेशन, कार्बोनेशन मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कि पानी में मान लो CO2 मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, तो एक टाइप का वो हल्का सा अम्ल का निर्माण होता है जिसे कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। अब कार्बोनिक एसिड जो होता है वो लाइमस्टोन जो होता है चूना पत्थर की चट्टानों को घोलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग कार्बोनेशन बोलते हैं। जब हम लोग कास्ट अपर्दन चक्र या कास्ट जो है इरोजन साइकिल पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कैसे कास्ट प्रदेशों में, कास्ट रीजन में कैसे गुफाएं और जो ज़मीन के नीचे अलग अलग टाइप के स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्टाइट, स्थलाकृतियाँ बनती हैं, वो कार्बोनेशन के प्रक्रम के द्वारा ही बनती हैं, वेदरिंग के द्वारा। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब होता है कि जब पानी के प्रभाव से, जल के प्रभाव से जो केमिकल्स मिनरल हैं उनके बॉन्ड्स जो होते हैं बंध, वो कमज़ोर पड़ जाए और उस कमज़ोर बंध पड़ने से धीरे धीरे वो टूट जाएंगे, तो उसे हाइड्रेशन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन यह लोहे की चट्टानों में होता है जिनमें हेमेटाइट जो है होता है या मैग्नेटाइट होता है, लौह के अयस्क मिलते हैं। हमें पता है लोहे में जंग लग जाती है ना, कैसे? जब ऑक्सीजन की क्रिया उस पर होती है, उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जब लोहे के पे जंग लगती है तो लोहा जो है कमज़ोर हो जाता है और कुछ सालों बाद वो बिल्कुल टूटने लगता है। जैसे देखते हैं ना कि लोहे को हम लोग हाथ से तोड़ सकते हैं, अगर वो जंग लग गया है, बहुत पुराना हो गया है, वो एक टाइप की वेदरिंग हो गई और उसे ऑक्सीडेशन वेदरिंग बोलेंगे। इसके अलावा डिससिलिकेशन होती है, वेदरिंग का केमिकल रूप है। इसमें क्या होता है, सिलिका जो होता है कोई भी चट्टान में उसका पृथक्करण हो जाना। भाई सिलिका जो होता है वही चट्टान को ठोस बनाता है। अगर सिलिका नहीं रहेगा चट्टान में तो चट्टान जाहिर सी बात है कमज़ोर हो जाएगी। पानी जो है सिलिका को बाहर ले जाता है, उससे क्या है डिससिलिकेशन हो जाता है। सैंडस्टोन में इस प्रकार की हमें अपर्दन अपक्षय मिल जाता है। और अगर बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करें तो पेड़ों द्वारा होता है, उनकी जड़ों द्वारा, या लाइकेन वनस्पति केमिकल वेदरिंग भी करती है। असल में बायोलॉजिकल जो डाला गया है, मैंने अलग ऐसे इसे बनाया है, ये असल में फिजिकल और केमिकल वेदरिंग का मिश्रित रूप है। कई बार अब जो पेड़ की जड़ें हैं वो अगर वेदरिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है फिजिकली तो हुई, मैकेनिकल रूप से कर रही हैं। या फिर लाइकेन अगर जो है बसाल्ट की वेदर करेगा तो जाहिर सी बात वो केमिकल रूप है। इसीलिए इन दोनों को बीच में न डाल के इसे अलग रूप में डाल दिया है कि जीवित जीवों द्वारा अगर वेदरिंग हो रही है, जैसे प्लांट, एनिमल द्वारा जो चूहे होते हैं या
जो है केचुए होते हैं वो ज़मीन को तोड़ देते हैं, चट्टानों को खोद देते हैं, तो वो भी एक टाइप का जो है वेदरिंग है। ह्यूमन तो हमें पता है कि ह्यूमन तो वेदरिंग के लिए जो है जाना जाता है। वो एक साल में इतनी वेदरिंग कर सकता है जितना सारे प्रक्रम मिलके 100 साल में नहीं कर सकते हैं। तो ये तो सीधी सी बात है समझने के लिए। अब हम लोग इनकी फ़ोटो देखने की कोशिश करते हैं। ये फ्रॉस्ट वेदरिंग है ना। फ्रॉस्ट वेदरिंग कैसे है, देखिए सपोज़ ये दोनों चट्टानें जुड़ी हुई होंगी एक समय, हल्की सी मान लो इसमें क्रैक पड़ा होगा, उसमें पानी भरा और फिर उसमें बर्फ़ जमी और वो फैलने लगी। ऐसे ही बहुत बार बार ऐसी घटनाएं घटने लगी और ये देखिए चट्टान 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई, इतनी बड़ी चट्टान। तो ये फ्रॉस्ट वेदरिंग का उदाहरण है। और यही थर्मल वेदरिंग का भी उदाहरण हो सकता है। सपोज़ अगर चट्टान फैल रही है और सिकुड़ रही है तो कई बार फ्रॉस्ट और थर्मल वेदरिंग को समझ पाना कठिन हो जाता है। फ्रॉस्ट वेदरिंग नॉर्मली ठंडे इलाकों में होता है, थर्मल वेदरिंग अधिकतर जो है शुष्क एरिड क्षेत्रों में होता है, सूखे उष्ण क्षेत्रों में होता है। ये एक्सफोलिएशन या थर्मल वेदरिंग का उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि एक चट्टान थी, उसके ऊपर की परत देखिए उचड़ गई। कैसे उचड़ गई, जैसे प्याज का छिक्कल हो, इसीलिए इसे ऑनियन या एक्सफोलिएशन बोलते हैं, है ना। ये आपके सामने है। ये जो है प्रेशर रिलीज। प्रेशर रिलीज क्या, ऑनियन वेदरिंग हुई, ऊपर की चट्टान का रिलीज हो गई, नीचे की चट्टान देखो ये शो होने लगी। इस कंडीशन को हम लोग प्रेशर रिलीज बोलते हैं। ये भी वेदरिंग का एक उदाहरण है। ये साल्ट वेदरिंग है। अब ये जो है आपको मिलेगा, ये गोजा आइसलैंड की तस्वीर है, माल्टा की। और ये समुद्र किनारे मान लो घर होगा, ये ईंट हैं। अब ईंट में क्या है कि उनमें पानी बार बार जो है समुद्री पानी लगा और लगने से उस पानी का इवेपोरेशन हो गया और नमक उसमें रह गया। तो इस प्रकार की अपर्दन की स्थिति बन गई, जिसे साल्ट वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है ना। ये वेदरिंग का उदाहरण है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस है ना, हाइड्रोलिसिस, इसमें आधा मटेरियल तो पानी के साथ घुल गया और आधे का केमिकल चेंज हो गया। एक ही चट्टान होगी, ऊपर वाले में केमिकल बदल गया, नीचे वाला का केमिकल वही रहा। और ये देख सकते हैं आप साफ साफ, एक ही चट्टान 2 रूप में विभाजित हो गई। ये हाइड्रोलिसिस का उदाहरण है। ये देखो, ये उदाहरण है ऑक्सीडेशन का। ये लोहे की चट्टान थी, पायराइट का एक टुकड़ा है। आप देख सकते हैं ये बुरबुराहट होगी और इसमें कुछ सोने के जो कण थे वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी डिसइंटीग्रेशन ऑक्सीडेशन हो गया इसका। इसके अलावा ये देखिए, ये है कार्बोनेशन। ये काष्ठ शिलाकृति है, एक केव है जो है काष्ठ प्रदेश की। और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टैलेग्माइट को देख सकते हैं आप। तो इनके द्वारा आप हम ये देखते हैं कि ये इतना ज़्यादा चट्टानों को जो है कार्बोनेशन और कार्बनिक एसिड ने खोखला कर दिया और एक गुफा का निर्माण कर दिया। चट्टान देखो पूरी तरीके से अंदर खोखली हो गई। तो ये हो गया जो है अपना कार्बोनेशन। और ये हो गया जैसे प्लांट के द्वारा, ये लाइकेन वनस्पति होती है उसके द्वारा ये बसाल्ट का वेदरिंग हो गया, बसाल्ट की चट्टान का। ये भी कमज़ोर होकर टूट जाएगी, ख़त्म हो गई। और ये जैसे हम देख सकते हैं ये कंक्रीट है। कंक्रीट पे एसिड रेन का असर है। एसिड रेन भी एक वेदरिंग का काम करती है ना। तो ये वेदरिंग के हो गए आपके सामने उदाहरण। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इन फोटोज़ को दोबारा देख सकते हो। अब आता है इरोजन क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि अपक्षय मतलब चट्टानों का टूट जाना और इरोजन मतलब चट्टानों का टूट के उनका मूवमेंट हो जाना। इरोजन इज द जियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच earthen material are worn away and transported by natural forces such as wind or water। पृथ्वी के जो eroded मटेरियल है, जो weathered मटेरियल है, उसको वो उड़ा के कहीं ले जाया जाएगा और कहीं पे इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा और कहीं पे जो है जमाव भी होगा। उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ये इरोजन। और ये हवा और पानी इसके प्रमुख कारक हैं। इसके अलावा हिमानी जो होती है, हिम नदी जैसे ग्लेशियर बोलते हैं, या समुद्री जो है वेव होती तरंग, वो भी एक प्रकार का इरोजन का एक कारक है। A similar process weathering breaks down or dissolve rock but does not involve movement। जैसा मैंने बताया, वेदरिंग इरोजन में अंतर ये है कि वेदरिंग में मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन इरोजन जो है मूव करता है, चट्टानों को तोड़ के बाहर ले जाता है, वो इरोजन होता है। If the wind is dusty or water or glacier ice is muddy, erosion is taking place। अगर जल जो है, सपोज नदियाँ जो होती हैं वो काफ़ी भूरी कलर की होती है ना, मिट्टी, उसमें मिट्टी का रंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें मिट्टी के बहुत सारे कण होते हैं, अवसाद होते हैं, जिनके द्वारा अपर्दन क्रियान्वयन भी होता है और उनका मूवमेंट भी होता है उन चट्टानों का। तो अगर सोचो कोई झील साफ है,
आप उसको आर पार देख सकते हैं, एकदम साफ पानी है, तो उसमें इरोजन नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मटेरियल जो है मूव नहीं कर रहा है, वो तो सब स्थिर है। लेकिन जहाँ पे आप मिट्टी देखेंगे धुंधली है, साफ रंग की जो है हिमानी नहीं है, या साफ रंग की जो है जल नहीं है, या जो हवा चल रही है उसमें बहुत सारी धूल है, आंधी जिसे बोलते हैं, उस कंडीशन पे हम लोग बोलेंगे कि भाई इरोजन हो रहा है, धूल के कारण या मिट्टी बहा के कहीं ना कहीं ले जा रहे हैं, ये जो प्रोसेस हैं जैसे हवा और पानी, नदी। द ब्राउन कलर इंडिकेट्स that bits of rock and soils are suspended in the fluid, air or water and being transported from one place to another। जैसा मैंने बोला कि एक तो जो ब्राउन अगर है, कोई भी मडी है या डस्टी है, हवा या जल, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारा मटेरियल हवा में तैर रहा है, इसलिए वो गंदा दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान। दिस ट्रांसपोर्टेड मटेरियल इज कॉल्ड सेडिमेंट। इसे ही हम लोग सेडिमेंट या अवसाद बोलते हैं, है ना। रॉक्स इरोडेड थ्रू फिजिकल इरोजन ऑफन फॉर्म क्लास्टिक सेडिमेंट। अब क्लास्टिक सेडिमेंट का मतलब ये होता है कि वो सेडिमेंट, जैसे मान लो चट्टान यहाँ पे थी, यहाँ पे बनी, अब यहाँ पे चट्टान टूट गई, वेदर्ड हो गई, और वेदर्ड होके वो चट्टान उड़ा के सपोज ले गई रूरा, मान लो चट्टान टूटी और उड़ा के ले गई, मान लो कानपुर या अफगानिस्तान पहुँच गई मान लो, तो अफगानिस्तान पहुंचने के बाद क्या बोला जाएगा उस चट्टान को, उसे बोलेंगे क्लास्टिक रॉक या क्लास्टिक मटेरियल, क्लासिक सेडिमेंट। क्लास्टिक सेडिमेंट का मतलब होता है जो अपने मूल स्थान से कहीं दूर जाके पहुंच गया हो, उसे हम लोग क्लास्टिक सेडिमेंट बोलते हैं। तो ये इरोजन होता है। ये आप एरिजोना की तस्वीर देख सकते हैं, ये यूएसए में पड़ता है, एक रेगिस्तान। आप देखिए ये पूरी चट्टानें किस तरह से इरोजन का हुआ है, इरोडेड हैं ये चट्टानें, और इनमें किस प्रकार की डिज़ाइन स्थलाकृतियाँ बनी, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। और ये स्थलाकृति आप देख सकते हैं, ये अपर्दित स्थलाकृति है कि कहीं पे ये पहले सिंपल सा एक लैंडफॉर्म होगा और फिर उस पर बहुत सारा हवा का क्रिया होगी, हवा ने जो कितनी सारी लाइनें इस पर बना दी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने, आगे हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ये इरोजन हो गया। इरोजन के जो रूप होते हैं, फॉर्म ऑफ इरोजन, ये 5 प्रकार के होते हैं। अब्रेशन, एट्रीशन, कोरोजन, हाइड्रोलिक एक्शन, डिफ्लेशन। एब्रेशन मतलब होता है अपघर्षण। कई बार क्या होता है कि सपोज नदी में मान लो मटेरियल बह रहा है, चट्टानों कुछ टुकड़े हैं, तो कुछ चट्टानों के टुकड़े ज़मीन जो नदी की तली होगी वहाँ पे टकराएंगे, तली के साथ टकराते रहेंगे और नीचे वाला जो तली है नदी की उसको तोड़ते रहेंगे और कुछ मटेरियल और उससे निकालते रहेंगे। उस कंडीशन को बोलते हैं एब्रेशन। एब्रेशन 2 टाइप का होता है, ट्रैक्शन और सॉल्टेशन। ट्रैक्शन मतलब होता है कि जब मिट्टी, जो जल में कण है, जो पार्टिकल हैं, जो टुकड़े हैं चट्टानों के, वो अगर लुढ़क के चल रहे हैं तो उसे हम लोग बोल लेंगे ट्रैक्शन। और अगर वो लोग उड़ के चल रहे हैं, ऐसे हवा में कूद के चल रहे हैं, ऐसे, तो उसे बोलेंगे सॉल्टेशन। अभी इसकी तस्वीर दिखाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एट्रीशन को हम लोग सस्पेंशन के रूप में भी देखते हैं। कई बार क्या होता है कि अब नदी की तली को अगर हटा दें तो नदी के बीच में भी बहुत सारी मिट्टी के टुकड़े होंगे, है ना, जिसलिए नदी जो है हमें मडी या डस्टी दिखाई पड़ती है, धुंधली दिखाई पड़ती है ना, गंदी दिखाई पड़ती है। तो वो पार्टिकल जो नदी पे तैरते रहते हैं नदी के साथ ऊपर, उसको बोलते हैं एट्रीशन, सस्पेंशन। और जब वो आपस में टकराते हैं और टकरा के और अपने आकार को छोटा करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एट्रीशन। इन दोनों में अंतर समझ लो। सस्पेंशन मतलब जब पार्टिकल तैर रहा हो नदी के साथ में, उसे सस्पेंशन बोलेंगे। और जब पार्टिकल आपस में टकराए, चट्टानों कण, और टकरा के उनकी आकार में छोटा वो होती चली जाए, उसे हम लोग बोलेंगे एट्रीशन। ठीक है, सन्निघर्षण बोलते हैं इसे। कोरोजन सॉल्यूशन मतलब होता है संक्षारण, या फिर सॉल्यूशन मतलब हम समझते हैं सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन मिल जाना जो है कोई भी किस्म का पदार्थों का। तो सॉल्यूशन मतलब होता है जल में घुल जाना, घोलकरण। तो घुला हुआ पदार्थ जल में तैर के बहुत दूर तक पहुंच जाता है, सेडिमेंट, चट्टान के टुकड़े, उसे हम लोग कोरोजन बोलते हैं। ये एक टाइप का वेदरिंग का भी उदाहरण है, लेकिन वेदरिंग वहीं पे होनी चाहिए, ये मूव भी होता है, इसीलिए हम लोग इसको अलग से जोड़ रहे हैं। हाइड्रोलिक एक्शन मतलब होता है जब चट्टानें पानी के दबाव से ज़मीन पे दरारें पड़ जाएँ, चट्टानों में दरारें पड़ जाएँ, चट्टानें कमज़ोर हो जाएँ, जिन्हें तोड़ना आसान हो जाए, वो हाइड्रोलिक एक्शन का उदाहरण होगा।
डेफ्लेशन ये पवन जो है, हवा जब अपर्दन करती है वायु, तब डेफ्लेशन होता है। जब हवा में कण जो है तैरते हैं धूल के, मिट्टी के, चट्टानों के, और वो अन्य चट्टानों को काटते हैं, उसे हम लोग डिफ्लेशन बोलते हैं। अगर हम लोग तस्वीर की बात करें तो ये सस्पेंशन का उदाहरण है कि चट्टान के कण ये पानी के बीच में हवा में ऐसे तैर रहे हैं, है ना, जिन्हें हम देख सकते हैं, उसे बोलेंगे सस्पेंशन। ये घुले नहीं हैं, इसीलिए हमें पानी धुंधला दिखाई पड़ता है, धूल भरा, मिट्टी भरा, कई बार गंदा पानी दिखाई पड़ता है। और ये सॉल्यूशन है जिसमें जल में ही घुल जाए और करीब करीब हमें वो पारदर्शी दिखाई पड़ने लगे, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। और ट्रैक्शन मतलब ये हो जाएगा, ये एब्रेशन का उदाहरण है कि ये लुढ़क लुढ़क के कण चल रहे हैं। और ये है साल्टेशन, जब उछल उछल के कण चले, है ना। ये जो है रिवर बेड है, जब नदी का जो है तल है। तो ये हो गया उदाहरण। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे डेनोडेशन प्रोसेस का जो एक रूप है जिसे हम लोग बोलते हैं मास वेस्टिंग, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।